फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन क्लास में। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो है हमारा छोटी आंत। जैसा कि हमने कल अमाशा तक कंप्लीट किया था, है ना। अमाशा तक भोजन पहुंचा था और पाचन भी देख लिए थे हम लोग, और अमाशा से भोजन आगे की ओर बढ़ चुका था। तो उसके आगे का टॉपिक बचा हुआ था, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे। कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। बट मैक्सिमम ये क्लास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कल तक चलेगा। कल आपका डाइजेस्टिव कंप्लीट हो जाएगा। देन हम कोशिश करेंगे कि जो की पॉइंट्स हैं कुछ जो एज इट इज याद होने चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल जो है कुछ टॉपिक यदि बचता है तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। हालांकि वो आपको याद करने होंगे, है ना, एज इट इज, तो उसको देखेंगे। उसके बाद यदि आप लोग कहें तो परसों जो है, मतलब कल के बाद जो परसों का जो क्लास होगा उसमें जो हम डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे पीसीएस एग्जाम में हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स में कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं आज का टॉपिक। लेकिन आज के टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन एज यूजुअल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि भोजन, जब हम जीभ से भोजन को अंदर की ओर धक्का दे देते हैं तो यहाँ पे ओएसोफेगस जो होता है, ग्रास नली जो होता है, उसमें एक गति स्टार्ट हो जाता है, और इसी गति के द्वारा जो होता है भोजन जो होता है ये कंठ से लेके हमारे अमाशय तक पहुंच पाता है। उस गति को क्या कहते हैं? हिंदी और इंग्लिश को किसी में भी आप आंसर दे सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तब तक चलिए देखो। तो हमारा आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, है ना। तो छोटी आंत जो होता है, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये हमारा अमाशय यहाँ तक खत्म होता था। इसको कहते थे, क्या कहते थे? इसको कहते थे पाइलोरिक। याद होगा आपको, इसको कहते थे पाइलोरिक रीजन, है ना। तो अब भोजन जो था यहाँ से बढ़ते हुए आया, यहाँ पाइलोरिक छिद्र से होकर आगे बढ़ गया, और यहाँ से जो एक अब नया ऑर्गन स्टार्ट होता है, तो इस पाइलोरिक वाले भाग से छोटी आंत का ग्रहणी जुड़ा होता है। छोटी आंत का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी कहते हैं, या उसी का एक और नाम पक्वाशय है, उसी को इंग्लिश में हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। तो सबसे अच्छा आप लोग ग्रहणी याद रखें, पक्वाशय भी याद रखें, ड्यूडेनम भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में ये तीनों नाम पूछा गया है। ये कई बार ग्रहणी भी दे देगा, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि इंग्लिश में आपको ड्यूडेनम जरूर दिया रहेगा। तो आप ये दोनों यदि नाम यही नहीं भी याद करते हैं तो ड्यूडेनम जरूर याद रखिए। तो भोजन क्या होता है, यहाँ पाइलोरिक वाले छेद से आगे की ओर बढ़ता है, और यहाँ से जो है छोटी आंत का पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से हमारा छोटी आंत का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो छोटी आंत के इस हिस्से को जो यू शेप का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम लोग ग्रहणी। इसे क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी या पक्वाशय या ड्यूडेनम कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस ग्रहणी की लंबाई जो होती है ये होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ग्रहणी की लंबाई होती है सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो होता है यहाँ से छोटी आंत का और भी बहुत सारा आप देखते होंगे, इससे करके मतलब जाल टाइप का फैला हुआ होता है, लच्छा टाइप का, है ना। तो वो है छोटी आंत। वैसे आपको पिक्चर दिख रहा होगा एक छोटी आंत का, आपको देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब जो देखिए सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि जैसा कि हमने देखा कि पाइलोरिक छेद यहाँ पे था, इससे होकर भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता था, है ना। अब ये जो छोटी आंत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्यांत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जैजुनम। दूसरा होता है शेषांत्र, जिसे कहते हैं इलियम, है ना। और सबसे शुरू में क्या था? तो सबसे शुरू में था ग्रहणी, उसी को कहते थे पक्वाशय, इंग्लिश में कहते थे ड्यूडेनम, है ना। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। ज्यादातर आप इंग्लिश का नाम याद कर लें तो बेहतर यही रहेगा कि आप इंग्लिश के नाम तीनों की याद कर लें। तो ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। फिर से बोलिएगा, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम, ठीक है। इसका ड्यूडेनम का सिर्फ हिंदी भी याद रख लीजिएगा तो चलेगा, इसका हिंदी याद रखने की कोई जरूरत
नहीं, इसका इंग्लिश से केवल काम चल जाएगा। तो देखते हैं, ये जो मध्यांत्र होता है इसे जेजुनम कहते हैं। जेजुनम टोटल जेजुनम की लंबाई होती है लगभग 2.5 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो जो जेजुनम है, जो मध्य वाला भाग होता है, जैसे ये ग्रहणी हो गया, ग्रहणी और जो आपका शेषांत्र यानी इलियम है, उसके वाले बीच के वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्यांत्र कहते हैं। देखिए, इसका जो सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रहणी या ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, ग्रहणी, अक्वाशय या ड्यूडेनम कहते हैं। इसका जो बीच का भाग होता है, मध्य का भाग होता है, मध्य, उसको क्या कहते हैं? मध्यांत्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जेजुनम। तो सबसे शुरुआत वाले भाग को, छोटी आंत का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं ग्रहणी या अक्वाशय ड्यूडेनम। जो बीच का भाग होता है उसे कहते हैं मध्यांत्र या जेजुनम, और जो सबसे अंतिम का भाग होता है उसे कहते हैं शेषांत, या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तो ये जो इलियम है इसकी लंबाई होती है लगभग 3.5 मीटर के आसपास। ठीक है, आपने देखा कि ड्यूडेनम की लंबाई सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर होती थी, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर होती थी, और इलियम की लंबाई 3.5 मीटर होती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ड्यूडेनम 2.5 सेंटीमीटर, जेजुनम 2.5 मीटर और इलियम 3.5 मीटर। ठीक है, यानी कुल लंबाई आप कह सकते हैं कि छोटी आंत की जो कुल लंबाई होती है लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग 6 मीटर के आसपास लंबा होता है। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि सबसे पहला पार्ट होगा अपना ग्रहणी। सबसे पहला पार्ट होगा ग्रहणी ड्यूडेनम, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ग्रहणी जो होती है सबसे छोटी आंत का, ये सबसे ऊपर का भाग होता है ग्रहणी ना। ये छोटी आंत है, इसका सबसे ऊपर का भाग जहां से ये पाइलोरिक छेद से क्या करता था? भोजन को अपने अंदर आने देता था, इसको कहते थे हम लोग ग्रहणी कहते थे। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि पाइलोरिक छेद से ग्रहणी को भोजन मिल जाता है ना। यहाँ से गया अमाशय, अमाशय से यहाँ तक अमाशय था। ठीक है, अमाशय से यहाँ क्या था? ग्रहणी था, ग्रहणी था। तो यहाँ से अमाशय के पाइलोरिक छेद से खाना निकला और ग्रहणी में घुस गया। अब ग्रहणी का फिर छोटे आंत में घुसेगा, लेकिन पहले ग्रहणी में घुसता है, और ग्रहणी में यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। तो ग्रहणी में क्या क्या काम होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब खाना पाइलोरिक छेद से होते हुए जो कायम बन चुका था, कहां पहुंचा था? छोटी आंत में पहुंचा था। छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में पहुंचा था। अब यहाँ पे क्या होता है? ड्यूडेनम में पहले भोजन को और तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है इसको समझिए। देखिए, यहां हमारा लीवर होता है, यकृत होता है इस भाग में। यहां से क्या होता है? ये लीवर जो होता है, ये जो यकृत होता है, ये एक रस का स्राव करता है, उसे कहते हैं पित्त रस, बाइल जूस। ठीक है, तो लीवर क्या करता है? एक लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, एक द्रव पदार्थ का स्राव करता है ना, उसको कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या होता है? पित्त रस जो होता है, यहां से बाइल डक्ट है ना, बाइल डक्ट यानी जो पित्त नालिका होती है, वहां से होते हुए ये कहां चला जाता है? तो ये ड्यूडेनम में पहुंचता है, यानी ग्रहणी में गिरता है। कैसे समझिए, मान लीजिए ये है अपना यकृत है, ये क्या है? अपना लीवर है, यकृत है। ठीक है, यहां से पित्त निकलता है, और पित्त मान लीजिए ये है अपना ड्यूडेनम। ठीक है, तो यहां पहुंच गया पित्त, पित्त यहां पहुंच गया। अब यहां से पित्त रस निकला और कहां पहुंच गया? ड्यूडेनम में पहुंच गया, यानी कहां? इसको कहते हैं ग्रहणी में पहुंच गया। ठीक है, तो ग्रहणी में पहुंचा। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये लीवर का रस, पित्त रस यहां पहुंचा। अब ये पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, इसका पीएच मान लगभग 7.7 के आसपास होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहां से निकलता है? तो ये यकृत से निकलता है। देखें, यहां से यकृत से निकला है और कहां पहुंचा है? ग्रहणी में पहुंचा है। अब ग्रहणी में सिर्फ और सिर्फ पित्त रस ही नहीं पहुंचता है, और भी एक रस पहुंचता है। अग्नाशय से एक रस निकलता है, अग्नाशयी रस है ना, अग्नाशय से भी रस निकलता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज से भी एक रस निकलता है, जो कहां पहुंचता है? ग्रहणी में सीधे पहुंचता है। देखिए फंक्शन कैसे करते हैं, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो पित्त रस है, ये जो पित्त रस है, ये कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? तो ये क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान होता है लगभग 7.7 के आसपास होता है। तो अभी आपने देखा कि अमाशय में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा था, HCl निकल रहा था, जो भोजन को, जो खाने को अम्लीय बना रहा था।
लेकिन जैसे ही अब खाना यहाँ अमाशय से आगे बढ़ा, ग्रहणी में पहुंचा, वहां कौन मिल गया इसमें? वहां मिल गया इसको पितरस। पितरस कैसा था? क्षारीय था। तो ये क्षारीय होने के कारण ये खाने को भी क्या करता है? खाने के जो अम्लीयता था, क्योंकि स्टमक में क्या था? अम्ल था, यहाँ अम्ल निकल रहा था, ये खाना को अम्लीय बना दिया था। लेकिन जैसे ही खाना यहाँ से आगे बढ़ा, खाना को कैसा बना दिया? ये पितरस, क्षारीय बना दिया। यानी खाने में जो अम्लीयता थी वो समाप्त हो जाती है। अब खाना कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है पितरस। तो ये सबसे पहले खाने को क्षारीय यानी बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। अब एसिडिक नेचर खाने में नहीं रहता है, वो खत्म हो चुका है। खाना कैसा बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। और एक चीज और याद रखिए कि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है? पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन दे दिया था, बोला किसमें एंजाइम नहीं होता, तो पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता। और ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रास नली के बारे में पिछला क्लास में पढ़े थे, आप जरूर देख लीजिए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के दो वीडियोस मिल चुके हैं, आप उसे देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रास नली यानी ओएसोफेगस में काम कैसे होता है। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता था, एक पॉइंट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए पित्त रस का फिर काम और क्या करता है, तो इसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसका 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे सबसे पहले क्या करता है, ये आंत का जो क्रमांकुंचन, पेरिस्टालिस मोशन जो था, है ना, उसको बढ़ा देता है। अब आंत क्या करता है, तेजी से ऐसे मोशन करने लगता है। जिससे खाना क्या होता है, अच्छी तरह से खाने का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है? ये मान लीजिए आंत है ये, तो इसमें क्या करता है, ये जो पित्त रस होता है, इसकी गति को, जो क्रमांकुंचन गति होती है, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे मोशन करता है, इसको तेज कर देता है, ठीक है? और खाना क्या होता है, तेजी से मिलने लगता है, उसका पाचन की क्रिया भी बढ़ जाती है, पाचन भी तेजी से होने लगता है। तो एक पॉइंट, ये खाने को क्या करता है, ये आंत की क्रमांकुंचन गति को बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये वसा का इमल्शन करता है। फिर से सुनिए, ये वसा का इमल्शन करता है। अभी इमल्शन मतलब क्या होता है समझिए। वसा के जो कण होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े कण होते हैं। अब एंजाइम्स इस पे डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं कर पाता, एंजाइम्स डायरेक्ट इसको तोड़ नहीं पाता है ना? तो फिर इसका पाचन अब कैसे होगा? ये तो टूट ही नहीं रहा, एंजाइम्स इस पे काम ही नहीं कर पा रहे, एंजाइम्स इसको तोड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर ये टूटेगा कैसे? और हमारे शरीर को जो फैट की आवश्यकता है वो पूरा कैसे होगा? क्योंकि वसा टूटेगा, है ना, तब जाके वसा का पाचन होगा और हमारे शरीर को वसा मिल पाएगा। लेकिन यहाँ तो वसा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वसा कण काफी बड़े बड़े होते हैं और ये तो टूटने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, फिर वसा तो मिलेगा नहीं। तो देखिए यहां पे अब काम करता है कौन? अपना यहां पे आता है अपना पित्त रस हीरो बन के आया, और ये क्या करेगा, हीरो की तरह इसको धोना शुरू करेगा और इसको विलन की तरह लेता है ना? ये बन जाता है विलन, पित्त रस बन गया हीरो। अब ये क्या करता है, इसको तोड़ना शुरू करता है, इसको छोटी छोटी भागों में क्या करता है, तोड़ देता है। ये जो वसा अम्ल था, ये जो वसा था, है ना, वसा जो था, ये वसा को छोटे छोटे भागों में क्या करता है, ये तोड़ देता है, ठीक है? अब जैसे छोटा छोटा हुआ, अब एंजाइम्स अपना एक्शन इस पे शुरू करेंगे, है ना? अब एंजाइम्स क्या करते हैं, अपना एक्शन शुरू करते हैं। पित्त रस आया, इसको तोड़ दिया, अब जो एंजाइम्स आएंगे अब इस पे अपना काम शुरू करेंगे और इसका पाचन वो शुरू कर देते हैं। चलिए देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार और रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। तो छोटी आंत तो इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? अब ये क्या होता है, ये 3 भाग में बटा होता है। छोटी आंत जो होता है 3 भाग में बटा होता है। पहले भाग को कहते हैं ग्रहणी, जो सबसे ऊपर का भाग होता है, यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं ग्रहणी। एक और इसका नाम है पक्वाशय, इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। ग्रहणी, पक्वाशय, ड्यूडेनम, इसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसके ड्यूडेनम के थोड़ा सा नीचे के जब जाते हैं उस भाग को कहते हैं मध्यांतर, मध्य का भाग, बीच का भाग, उसको इंग्लिश में कहते हैं जेजुनम कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं, और इसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर। जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, जो कि अपना बड़ी आंत से जहां पे जुड़ता है, उससे पहले के भाग को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं शेषांत, इंग्लिश में कहते हैं इलियम। इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। यानी ओवरऑल हमने देखा कि ओवरऑल जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, ठीक है? सबसे पहला पार्ट इसका ग्रहणी था, ड्यूडेनम था।
इसमें क्या होता है, पाइलोरिक क्षेत्र जो पेट का अमाशय का अंतिम भाग का पाइलोरिक क्षेत्र जो आपने कल पढ़ा था, वहां से भोजन निकलता है और ग्रहणी में गिरता है। ग्रहणी में क्या होता है, यहाँ पे पहले भोजन को पचने योग्य बनाया जाता है, भोजन को और छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे पहले पाचन शुरू होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे ग्रहणी में दो जो एंजाइम्स आके मिलते हैं, इसमें मतलब दो रस आके मिलते हैं। एक पित्तरस जो यकृत से निकलता था, यकृत से निकलने वाला पित्तरस यहाँ के मिल गया, और यहीं पे होता है अग्नाशय, है ना। ड्यूडेनम के यानी ग्रहणी के जस्ट बगल में ही होता है अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशय रस, है ना। ये दोनों पहुंचता है, इसको क्या करता है, तोड़ना शुरू करता है। तो पित्तरस देखते हैं, इसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है, जो कि क्षारीय है ना। यदि आप अम्लीयता और क्षारीयता को मतलब पीएच स्केल पे नहीं समझ पाते होंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इस पे एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, आप समझ जाइएगा। बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो खाना जो पेट में जब अम्लीय था, उसकी अम्लीयता को खत्म करता है और उसे कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, इसका मुख्य काम है, आंत की क्रमांकुंचन गति को बढ़ा देता है, और ये क्या करता है, वसा का इमल्सन करता है, यानी वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, ताकि एंजाइम्स इस पे आसानी से अपना काम कर सके और इसको क्या कर सके, वसा को पचा सके। तो ये सिर्फ याद रखिएगा, वसा का इमल्सन करता है और किसी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का नहीं करेगा, वसा का इमल्सन कर देता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग अपना दूसरा पॉइंट, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बिल्कुल ग्रहणी, ये जैसे मान लीजिए ग्रहणी है ना, ये यहाँ पे ये अमाशय से जुड़ा हुआ था, है ना। ये ऊपर में जो अमाशय से जुड़ा हुआ ग्रहणी जो था, है ना, इसी के पास में होता है, बिल्कुल इसी के पास में क्या होता है, ये हालांकि स्ट्रक्चर में उल्टा बना, तो इसी भाग में क्या होता है, इसी भाग में होता है अग्नाशय। ठीक है, तो ये जो अग्नाशय होता है, ये ग्रहणी के पास होता है, ग्रहणी के एकदम पास में होता है, और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखेंगे हम लोग कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, यानी पेनक्रियास की ग्रंथि। तो आपके मन में सवाल आया होगा, फिर सबसे पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका आंसर है लीवर, यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है, पेनक्रियास। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए अग्नाशय की ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय जो होती है, ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिर्स्रावी भी होती है। इस बात को फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए, है ना। जब हम लोग एक बार अपना पूरे टॉपिक ही है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिर्स्रावी ग्रंथि, पूरे एक टॉपिक ही है, तो उसमें आपको बताएं कि ये मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो देखें कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नालिका विहीन होती है। इस बस इतना भी आप लोग फिलहाल जान लीजिए, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिका विहीन होती है और बहिर्स्रावी ग्रंथियां नालिका युक्त होती है। जब हम लोग इस पूरे अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि जो अपना पूरे टॉपिक है वो जब पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लेन पढ़ें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है, ये नालिका विहीन होती है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि कैसी होती है, तो ये नालिका युक्त होती है। फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए आप। अब ये अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय को हम लोग पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अग्नाशय को, जो हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं, इसका रीजन देखिए। अग्नाशय में ऐसे मतलब अग्नाशय से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को भी पचा देते हैं, प्रोटीन्स को भी पचा देते हैं, और वसा को भी पचा देते हैं। यानी ये लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं, ये सबका पाचन कर देता है, ये सबको पचा देता है, कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और वसा को भी। तो ये तीनों का पाचन कर देता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इनसे 3 एंजाइम निकलते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लैपेज। आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप इसे याद कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लेता है ना। कि अग्नाशय से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, अग्नाशय से कौन सा रस नहीं निकलता है,
4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक दे देगा क्या, मान लीजिए देगा लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम तो मुख से निकलता है ना, इससे कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो निकलता है ये अग्नाशय से निकलता है। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है और जो पेप्टोन्स है, जो प्रोटीन हम खाए वो, और जो पेप्टोन्स है, अब कहिएगा पेप्टोन्स कहां से आए, तो आपको याद होगा हमारे अमाशय में पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था। अमाशय में, हमारे अमाशय में पेप्टोन ने क्या किया था, प्रोटीन को, सॉरी पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा थोड़े हुआ था कि प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ था और हमें एनर्जी मिल गई थी, हमें मतलब प्रोटीन मिल गया, ऐसा तो हुआ नहीं था। हुआ क्या था, वो सिंपल एक छोटा फॉर्मूला टूट गया था, प्रोटीन जो बड़ा बड़ा था वो थोड़ा छोटा हो गया था, ठीक है। तो ये अब क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो बचा हुआ प्रोटीन है और जो पेप्टोन्स जो भी था ना, उस सबको ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, और साथ ही साथ कुछ एमिनो एसिड्स में भी तोड़ देता है। अब ये ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को और पेप्टोन्स को क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, और साथ ही साथ कुछ एमिनो एसिड्स में भी तोड़ता है। कहिएगा ये टूटेगा कब तक, वही तो डेस्टिनेशन होगा जहां पे रुकेगा, बिल्कुल। ये सबसे अंत में टूटता है एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन और पेप्सिन्स को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, और कुछ प्रोटीन और पेप्टोन्स को ये एमिनो अम्ल में तोड़ता है। यानी अभी भी पूरी तरह से इसका पाचन नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या, इसका कहीं और पाचन होगा, बिल्कुल होगा, छोटी आंत में होगा, क्योंकि छोटी आंत में 5 जो है एंजाइम्स निकलते हैं, वहां पे क्या होगा, इसका पूरी तरह से पाचन हो जाएगा, पूरे का पूरी एमिनो एसिड में टूट जाएगा। जो भी है प्रोटीन जो बच गया हो, पेप्टोन्स बच गया हो, पॉलीपेप्टाइड्स जो भी बना है अभी, ये सब क्या हो जाएगा, अंत में एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। एमाइलेज क्या करता है, जैसा कि आपने मुंह में, जब आप मुख पढ़ रहे थे, हम लोग माउथ पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखे थे लारिया एमाइलेज क्या करता था, मंड, उसे कहते थे स्टार्च, इसको क्या करता था, वो घुलनशील शर्करा माल्टोज में तोड़ देता था ना, क्या करता था, उसको माल्टोज में तोड़ता था, और अंतिम में वो क्या किसमें बदलता था, ग्लूकोज में टूट जाता था। और तीसरा है लाइपेज। लाइपेज अभी आपने पढ़ा था कि जो पित्तरस होते थे, पित्तरस जो होता था वो वसा का इमल्सन करता था। पित्तरस क्या करता था, वसा का इमल्सन करता था, यानी उसके बड़े बड़े भाग को छोटे छोटे भाग में तोड़ता था, है ना। तो अब लाइपेज क्या करता है, इसी इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ देता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ देता है। तो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं कि किसका पाचन कहां और कैसे होता था। तो मुंह में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले मुंह में हमारा सबसे पहले टाइलिन निकलता था, जिसे लारिया एमाइलेज भी कहते थे। वो क्या करता था, स्टार्च और मंड को माल्टोज में तोड़ता था, जो बाद में ग्लूकोज में टूट जाता था। उसके बाद हमने अपने स्टमक में देखा, स्टमक में 3 प्रकार की कोशिकाएं थी। पहला श्लेष्मा कोशिका या म्यूकस कोशिका, जिससे म्यूकस निकलता था, और वो म्यूकस क्या करता था, हमारे अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखता था। दूसरा था अमलजन कोशिका, ऑक्जेंटिक सेल, इससे HCl निकलता था, और ये क्या करता था, भोजन को अम्लीय बनाता था। और एक था जाइमेजिन कोशिका, इससे निकलता था निष्क्रिय पेप्सिनोजन। निष्क्रिय पेप्सिनोजन नाम में है कि निष्क्रिय है, कोई काम का नहीं है। तो जो HCl होता था, जो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता था, वो पेप्सिनोजन के साथ मिलके उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता था, और वो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अग्नाशय पे। तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ता है। एमाइलेज अगेन मंड और स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। और जो लाइपेज है, ये जो इमल्सीकृत वसा था, इसको किसमें तोड़ता है, वसा अम्ल, है ना, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है ना। तो यहां भी पाचन पूरा नहीं होता। जो अपना अंतिम पाचन का भाग होगा वो पूरा होगा। इसका अंतिम पाचन खाने का कहां पे, छोटी आंत में होगा, जो हम लोग का अगला कल देखेंगे। आज फिलहाल बस इसके आगे एक और टॉपिक है, उसको देखते हैं। बाकी जो बच गया है वो 5 एंजाइम्स, उसको आप लोग को कल याद कराया जाएगा। फिलहाल आज का देखते हैं, एक और टॉपिक है लैंगरहैंस की द्वीपिका, जो अपनी अग्नाशय से ही संबंधित है। तीसरा है अपना लैंगरहैंस की द्वीपिका, है ना। ये अग्नाशय का ही एक भाग, लैंगरहैंस की जो द्वीपिका होती है, ये अग्नाशय का ही एक भाग होता है ना। इसके खोज किए थे लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक किए थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया
है ना, लैंगरहैंस द्वीपिका, लैंगरहैंस आइलेट्स, है ना। तो इसीलिए इसका नाम लैंगरहैंस की द्वीपिका नाम रख दिया गया। इसमें जो होती है 3 प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप देख लिए होंगे, और पहले स्टार लगा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग को याद रखना है। तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला होती है अल्फा कोशिका, दूसरा होता है बीटा कोशिका, और तीसरा होता है गामा कोशिका। यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, गामा कोशिका। अब ये याद रखना है कि इस कोशिका से निकलता क्या है। जैसे हमने अमाशा में पढ़ा था कि उसमें भी 3 प्रकार की कोशिकाएं थी, है ना, म्यूकस, अमल्जन और एक कौन था, जाइमेजी, उससे भी कुछ कुछ निकलता था। यहाँ भी जो अल्फा जो कोशिकाएं हैं, यहाँ इनसे भी कुछ कुछ जो होता है निकलते रहता है। देखिए क्या निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। फिर से एक बार देखते हैं, अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। इसको एज इट इज आप लोग याद रखिएगा, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से सोमेटोस्टेटिन। अब इसका काम क्या है वो समझिए। देखिए सबसे पहले हम बीटा कोशिका से स्टार्ट करते हैं। बीटा कोशिका से निकलती है इंसुलिन। इंसुलिन का खोज कौन किए थे, तो 2 वैज्ञानिक थे, बेस्ट बैटिंग, आप लोग याद रहेगा, बेस्ट बैटिंग। बेस्ट बैटिंग ने क्या किया था, इंसुलिन का खोज किया था। ठीक है, काम क्या करता है, देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना, वो खाना अंत में किसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। अभी हमने देखा था कि एमाइलेज को क्या करता है, अंत में ग्लूकोज में तोड़ देता था, है ना। तो वो ग्लूकोज का इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना, ग्लूकोज में मीठा होता है, आपको पता ही होगा, ग्लूकोज मीठा होता है। तो जैसे ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उस आदमी को क्या हो जाता है, उस आदमी को हो जाता है डायबिटीज हो जाता है। यानी हमारे ब्लड में, हमारे खून में जैसे ग्लूकोज का लेवल जरूरत से ज्यादा हुआ, आदमी को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, तो ये इंसुलिन क्या करता है उसका, देखिए इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में उसी ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन रखता है। अब कहिएगा क्या ये कैसे रखता है, तो देखिए ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जो होता है जितना आवश्यक है, ग्लूकोज जितना होना चाहिए उतना मेंटेन रखेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिसकी जरूरत खून को नहीं है, ब्लड को उसकी जरूरत नहीं है, उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में। क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये कहां ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, तो लीवर के पास आके स्टोर हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को, जो आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज थी ब्लड में, उसको बदल दिया ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन कहां जाके स्टोर हो गया, ये लीवर के पास जाके स्टोर हो जाता है ये ग्लाइकोजन। अब उसका उल्टा देखिए, अल्फा सेल, अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। ठीक है, ये इसका उल्टा करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं व्रत किए हुए, किसी दिन फास्ट रखे हुए, खाना तो खाए नहीं, है ना, तो खाना तो खाए नहीं, यानी शरीर में ग्लूकोज नहीं जा रहा है। अब ग्लूकोज नहीं जाएगा, आदमी के शरीर में यदि ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब यही जो रिजर्व ग्लाइकोजन था, जो यकृत के पास संभाल के रखा हुआ था, अब ये आता है ग्लूकागॉन। ठीक है, ये क्या करता है, यकृत के पास जाता है और कहता है भैया हमने आपको जो ग्लाइकोजन दिया था उसको आप में लौटा दीजिए। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, अगेन ग्लाइकोजन को लेके उसको किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। इंसुलिन ने क्या किया था, जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में तोड़ दिया, जबकि जो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है उसने ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ दिया, फिर से ग्लूकोज में तोड़ दिया। यानी इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यदि इंसुलिन हमारे शरीर में कम निकलता है, इंसुलिन हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कम निकल रहा है, यानी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, चीनी का मात्रा बढ़ रहा है ना, ग्लूकोज बढ़ रहा है,
तो जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा, चीनी का लेवल बढ़ेगा, चीनी का लेवल बढ़ेगा तो हमको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी हुई, कौन सी बीमारी, डायबिटीज। एक बार हो गया, लाइफ टाइम, है ना, फुल डिस्चार्ज, लाइफ इसका जो वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम की होती है एक तरह से, फिर कोई छूटता होता नहीं है, अंतिम सांस पे जाके खत्म होता है। और यदि इंसुलिन ज्यादा निकलने लगा तो क्या होगा, इंसुलिन यदि ज्यादा भी निकलने लगा तो भी एक बीमारी होता है। अब होता है क्या, अब उस बीमारी का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है, कम गया तो भी गए, ज्यादा हो गया तो भी गए, है ना। तो इसको न्यूट्रल रखना पड़ता है, इसलिए योग कीजिए, व्यायाम किया कीजिए थोड़ा देर, आधा घंटा सुबह में, तो उससे कंट्रोल में रहता है, लेवल मेंटेन रहता है। तो अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। अब इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है मनुष्य। और दूसरा, आंख संबंधी बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। यदि हाइपोग्लाइसीमिया किसी को होता है, उसके आंख संबंधी बीमारी भी उसमें होने लगता है, और सबसे मेन उसमें जनन क्षमता में ही कमी हो जाएगी। और तीसरा है गामा कोशिका, गामा सेल, इससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन, इससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन ये क्या करता है, खाना ना पच गया, है ना, अब खाना जो पच गया तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग सेल की तरह सोख लिए जाते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, पोषण, मतलब उसको उसका अवशोषण हो जाता है। तो ये क्या करता है, उस अवशोषण की दर को, मतलब उसके लिए अवधि को बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स उसका अवशोषण हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हम लोग यहाँ पे छोड़ें, कल का हमारा अपना लास्ट टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हम लोग देखेंगे कि अब छोटी आंत में पाचन कहाँ कैसे होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो आप लोग प्लीज कल का वीडियो और आज का वीडियो पूरे अच्छे से याद कर लें, ताकि कल का वीडियो आपको बोरिंग ना लगे, टफ ना लगे। यदि आपको कल का और आज का वीडियो अच्छे से याद नहीं हो, खास करके एंजाइम कैसे कैसे काम करते हैं, तो कल आपको याद करना मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा। इसलिए आप पहले आज का और कल का वीडियो अच्छे से देख लें, उसको याद कर लें। ठीक है, तो और आज का हमारा जो क्वेश्चन था कि ग्रास नली जो होती है, इससे भोजन जो नीचे उतरता है, तो उसमें ग्रास नली में कौन सा मोशन होता है, तो उस मोशन को कहते हैं क्रमांकुंचन गति, है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।